डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में पद परिचय में शब्दों के प्रकार पढ़ाए थे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में संज्ञा पदों का पद परिचय पढ़ाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि शब्दों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया था कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हैं और 5 अविकारी शब्द होते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सभी के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं इन सभी के विषय में क्रम से एक एक करके पढ़ूंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज हम संज्ञा पदों का पद परिचय पढ़ेंगे। संज्ञा पदों का पद परिचय। संज्ञा पदों का पद परिचय। संज्ञा पदों में हम सबसे पहले संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें संज्ञा के विषय में जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा वे शब्द हैं संज्ञा वे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाम, यदि हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु या भाव तथा भाव, जहां पर किसी वाक्य में किसी का नाम, चाहे वो हम व्यक्ति का नाम लें, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, नाम के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, मकान, आगरा, ये सभी हमारे संज्ञा शब्द हैं। इन्हें हम संज्ञा शब्द कहेंगे।
संज्ञा की परिभाषा हमें समझनी है कि संज्ञा वे शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, मकान एक स्थान का नाम है जहाँ पर हम रहते हैं, उसमें ये भी हमारी संज्ञा कहलाएगी, और आगरा किसी शहर का नाम है। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। इसे आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कह दिया राम, मोहन, गणेश, ये हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने कह दिया हिमालय, हिमालय हमने एक नाम लिया है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहां पर किसी जाति का नाम लिया जाता है, जैसे कह दिया जाए मनुष्य, मनुष्य एक जाति का नाम है। कुत्ता, कुत्ता एक जाति का नाम है। यदि हमने उस कुत्ता का कोई नाम ले लिया, कह दिया कुत्ते का नाम हम रख लेते हैं रामू, श्यामू, जो भी रख लिया, तो यदि हमने उस कुत्ते का जो नाम लिया है तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और यदि केवल हमने कह दिया कुत्ता शब्द तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जिसमें किसी जाति का बोध कराया जाता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जहां पर किसी भाव का बोध कराया जाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कह दिया जाए लंबाई, अच्छाई, बढ़ाई, तो जहां पर एक भाव का बोध हो रहा है जिसके लिए हम ना तो स्पर्श कर सकें ना ही देख सकें, उसे हम भाव कहते हैं। तो जहां पर इस तरह का बोध किया जा रहा है, जहां पर ऐसे शब्दों का ज्ञान हो रहा है
जिसमें भाव उत्पन्न हो रहा है वे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जिनमें द्रव्य का बोध हो रहा है, द्रव्य चाहे हमें ठोस रूप में मिले, चाहे हमें तरल रूप में मिले, चाहे हमें गैसीय रूप में मिले, तीनों रूपों में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। यदि हमने कह दिया सोना, लोहा, तो ये सभी हमारे द्रव्यवाचक रहेंगे। हमने कह दिया पेट्रोल, ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगा। जहां पर द्रव्य हमें चाहे वो तरल पदार्थ रूप में मिले, चाहे ठोस रूप में मिले या गैस रूप में मिले, उस सभी में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर समूह का बोध हो रहा है, जहां पर हमें लगे कि समूह का ज्ञान हो रहा है, जैसे हमने शब्द कह दिया कक्षा, कक्षा कह दिया, वर्ग कह दिया, सेना कह दिया, ये सभी हमारे एक समूह का बोध करा रहे हैं। हमने कार्यालय शब्द कह दिया, ये सभी हमें समूह का बोध करा रहे हैं। जहां पर हमें समूह के बोध का ज्ञान प्राप्त हो, जहां पर हमें समूह का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे शब्द जो हमें किसी समूह का ज्ञान कराएं, तो वे सभी शब्द हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया। अब मैं आपको एक एक के लिए आपको क्रम से समझाऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तथा समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब मैं आपको एक एक क्रम से इन्हें समझाता हूं, आप ध्यान से समझें।